बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान की और अमेरिका की इसराइल की जंग के सिलसिले में आज एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। अमरीकी मुज़ाकरात का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में पहुँच गया है। ईरानी मुज़ाकरातकार जो हैं वो भी इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं। अमरीकी वफद में कौन कौन है? उसमें JD वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ है और जेरेड कुशनर है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जेरेड कुशनर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और ये इसराइल का बहुत बड़ा हामी है और डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के बहुत करीब करने में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। स्टीव विटकॉफ ये भी इसराइल का एक बहुत बड़ा हामी है, बड़े अच्छे इसके ताल्लुकात हैं। JD वेंस इस जंग के इतना हक में नहीं था। ये एक ऐसी शख्सियत है जो बैलेंस कर सकती है इस मुज़ाकराती टीम को, और ये तीनों लोग अमरीकी वफद की नुमाइंदगी करेंगे मुज़ाकरात में। ईरानी वफद के अंदर बुनियादी तौर पे दो लोग हैं। एक मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और इसके बाद ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास अरागची। ये वहां से दो लोग हैं। एक तरफ तीन लोग हैं, एक तरफ दो लोग हैं। ये लोग मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान जो है वो इसमें सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की सरजमीन पे इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन दोनों के पाकिस्तान आने पर रद्द-ए-अमल कैसा था हमारी जानिब से? तो देखें, पाकिस्तान के मीडिया ने तो बड़ी गेम उठाई, ज़्यादा बात वो अमेरिकन की कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि अमरीकी नायब सदर है तो एक गर्मजोशी पाकिस्तान की तरफ से होती है हमेशा। हमें लगता है वो दुनिया का सबसे क्योंकि ताकतवर मुल्क है, उनके पास पैसा वैसा बहुत है, हमारी पॉलिसी भी वहाँ से अक्सर बन के आती है। लिहाजा बड़ी ज़बरदस्त शानदार कवरेज और शानदार तबसरे जो है वो अमरीकी जो वफद है उसके हवाले से हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरानी वफद पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पे जिस तरह का इस्तकबाल और जिस तरह की बातचीत ईरानी वफद के हवाले से हुई, अमेरिकन को उनका 10% भी नहीं मिला। यानी पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज़्यादा जो इस्तकबाल किया गया और जो खुशामदीद कहा गया वो ईरानी वफद को कहा गया। वैसे भी वो जंग को जीत कर आ रहे हैं, उनके पास ये तासुर है कि वो जंग को जीते हुए हैं, और ये तासुर मैं अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद पे नहीं कह रहा। ये अमेरिकन जो लोग तबसरा कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि ईरान जो है वो अमेरिका से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर गया है इस लड़ाई में। इसराइल और अमेरिका का उसने बहुत नुकसान किया है, और कमज़ोर होने के बावजूद, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद ईरान ने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी है वो तारीख में एक मिसाल के तौर पे याद रखी जाएगी। अब दोनों ममालिक ने ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ी है, मगर दोनों की जानिब से कोई भी फौजी नहीं आया। दोनों जानिब से सियासी लोग आए हैं, फौजी नहीं आया दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना है, हुक्म की तामील करना है। मुज़ाकरात और पॉलिसी बनाने जैसे जो अहम मामलात हैं वो फौजियों को नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से कोई फौजी नहीं आया, और दोनों में से दबाव किस पर ज़्यादा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साबित कर रहे हैं दोनों के बयानात। पहले आप बयानात देखें। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत दबाव में है। अमेरिका की जो क़यादत है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में भी है, बड़े दबाव में भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिल्कुल साफ है, यहां उनके बयानात हैं, आपको यहां से साबित हो जाएगा। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है, और ज्यादा शिद्दत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोनिक बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि जल्द पता चल जाएगा कि अगले 24 घंटों में ही हमें यह समझ आ जाएगी कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर हम बड़ी शदीद कार्रवाइयां करेंगे। साथ उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पैगाम भी लिखा कि दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया ने कहा कि सदर ट्रंप के ये जुमले ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, द इरानियंस डोंट सीम टू रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स। ईरानियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन अ शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेशनल वाटरवेज। कि जनाब वो बैन अवी पानियों को इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन या एक इलीगल किस्म का मनी तो ले सकते हैं, पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई कार्ड्स नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, और ईरानी इसको नहीं जानते, ये भी उसने कहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, द ओनली रीजन दे आर अलाइव टुडे इज टू नेगोशिएट। आज उनके जिंदा होने की वाहिद रीजन जो है वो मुज़ाकरात है। यानी आज वो इसलिए जिंदा है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बड़ी धमकी अमेज ट्वीट है। देखिए, यहां से पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप पे कितना दबाव है, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, हर तरफ।
اور سی این این نے یہ رپورٹ کیا ہے مبینہ طور پہ کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں بھی بڑی سختی چل رہی ہے. نیتن یاہو لگاتار لبنان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس میں مداخلت کی گئی ہے کہ یہ اٹیک بند کر کے وہاں پہ مذاکرات کیے جائیں. اور اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی 2 وفود جن میں اسرائیل اور لبنان کی قیادت موجود ہے وہ امریکہ کے اندر مذاکرات کے لیے جا سکتے ہیں. سٹیو وٹکوف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس, یہ امپورٹنٹ آدمی ہے اس ریجن کا, لیکن جے ڈی وینس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا, چالاکی کی کوشش کی, تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی. پھر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے مطابق مذاکرات میں حصہ لینے جا رہا ہوں. یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہیں گے. اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھے گا. اب دیکھیں یہاں پہ نا اف اینڈ بٹس ہیں, یہاں پہ کنفیوژن ہے. ایران کی جانب سے کنفیوژن نہیں ہے, وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ آپ اگر کالیباف کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, یہ انہوں نے خود ٹویٹ کر کے بتایا. جو مذاکرات کی کمیٹی ایران کی جانب سے آئی ہے 2 رکنی, اس میں جو سربراہ ہیں وہ محمد باقر کالیباف ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 ایسے اقدامات ہیں جو ہونے چاہیے تھے اور یہ جنگ بندی کے مذاکرات سے پہلے ہونے چاہیے تھے, اور یہ شرائط تھیں. مذاکرات سے قبل جنگ بندی کی 2 شرائط پر عمل درآمد ضروری ہے, یعنی مذاکرات سے پہلے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. نمبر 1, لبنان میں جنگ بندی, کہ لبنان کے اوپر بالکل اسرائیل کا اٹیک ختم ہو جائے. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس سے پہلے یہ حملہ بند ہونا چاہیے. نمبر 2, انہوں نے کہا منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی. دیکھیں اقوام متحدہ کے ذریعے سے ایران کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی, اور ان پابندیوں کے ذریعے سے ایران کے جہاں جہاں پہ اثاثے تھے یا پیسہ پڑا ہوا تھا اس پیسے کو ہولڈ کر لیا گیا تھا, فریز کر لیا گیا تھا یا منجمد کر دیا گیا تھا. یہ پیسہ کتنا ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک رپورٹ ہے. یہ رپورٹ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس پیسے کی اماؤنٹ کتنی بڑی ہے. یہ ویکیپیڈیا کے مطابق اور ڈیفرنٹ یہاں پہ عالمی خبر رساں ادارے ہیں ان کی رپورٹوں کے مطابق یہ پیسہ $100 ارب سے لے کر $120 ارب تک بنتا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے, کسی بھی ملک کی قسمت بدل سکتی ہے. تو ایران کا اتنا پیسہ ملکوں کے اندر ہولڈ پڑا ہوا ہے, اور اس میں بے شمار پیسہ جو ہے وہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں. ایران یہ پیسہ حاصل کر سکتا ہے اگر یہ اثاثے ڈی فریز ہو جائے تو, اور یہ بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے, اقوام متحدہ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے, صرف بیٹھنا اور اس پہ بات کرنی ہے. تو اب اس میں یہ پیسہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے, اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں $2 ارب امریکہ میں پڑا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ جنوری 2021 کی رپورٹ کے مطابق $7 ارب ساؤتھ کوریا میں ہے, $6 ارب عراق میں ہے, $20 ارب چائنا میں ہے, $1.5 ارب جاپان میں ہے, $1.6 ارب لگزمبرگ میں ہے. اسی طرح پوری دنیا میں ایران کا پیسہ پڑا ہوا ہے. تو اقوام متحدہ کی پابندی کے بعد اس پیسے کو فریز کر دیا گیا تھا. اب وہ پیسہ ایران چاہتا ہے کہ ریلیز کیا جائے, کیونکہ جنگ بندی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی, اور مذاکرات سے پہلے ریلیز کیا جائے. تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اگر ایران کو مل جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پیسہ کتنا ہے. تو ایرانی جو قیادت ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ان پہ وہ دباؤ نہیں ہے جو دباؤ امریکہ کے اوپر ہے.